नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी के अगले पार्ट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले पार्ट में, जहां दोस्तों हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं चट्टान के बारे में, यानी रॉक्स। चट्टानों का निर्माण, चट्टानों के गमन और चट्टान के बनने की प्रक्रिया आपको आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चट्टान होते कितने तरह के हैं? चट्टान 3 तरह के होते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री और इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो दोस्तों, पृथ्वी पर अप्रॉक्स 3 तरह के चट्टान पाए जाते हैं: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, ये रॉक्स बनते कैसे हैं, और यह रॉक्स में किसमें क्या पाया जाता है, यह क्वेश्चंस एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। जैसे कि अगर पूछ देगा कि बताओ ग्रेनाइट जो खनिज है, जो मिनरल्स है, किस तरह के चट्टान में पाया जाता है। किसी ने बोल दिया कि बताओ बायोफ्यूल्स अगर हमको निकालना है तो किस चट्टान को खोदेंगे तो बायोफ्यूल्स निकल जाएगा। तो दोस्तों, इसकी जानकारी बहुत जगह आपको दी जाती है, बहुत जगह कन्फ्यूजन में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये सभी चट्टानों में मिलता तो है लेकिन किसी में ज़्यादा किसी में कम मिलता है, तो उसके क्लासिफिकेशन में कन्फ्यूजन अधिकतर रहता है। तो आज दोस्तों उस कन्फ्यूजन को हम कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चट्टान के बनने की कहानी की ओर। दोस्तों, जब हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाए थे तभी दोस्तों हमने आपको विभिन्न तरह के खनिजों के बारे में बताया था। जैसे कि हमने बोला कि पृथ्वी के परत दर परत अगर नीचे जाते हैं तो हमको विभिन्न तरह के मिनरल्स यानी खनिज मिलते हैं। खनिज क्या होते हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, हमने बोला कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, अगर ये पृथ्वी का ऊपरी सरफेस है या धरातल है, तो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस, निकेल जैसे बहुत सारे खनिज तत्व मिलेंगे। तो मिनरल्स क्या होता है? तो दोस्तों, खनिज एक प्राकृतिक रूप से बना कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व होता है। खनिज प्राकृतिक मतलब नेचर के द्वारा बनाया गया, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जो कार्बन के यौगिक हो, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो। खनिज एक नेचुरल एलिमेंट है जो कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व होता है, जिसमें एक निश्चित फिक्स परमाणविक संरचना होती है, जिसमें एक निश्चित परमाणविक यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है इस किसी भी खनिज का। जैसे कोई ऐसा डिजाइन का होगा तो इसका सभी का एक परमाणविक संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो खनिज के बारे में अगर कोई पूछे खनिज क्या होता है दोस्तों, तो धरातल के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तत्व जो अकार्बनिक या कार्बनिक दोनों हो सकता है, जिसकी निश्चित परमाणविक संरचना होती है और एक निश्चित रासायनिक या भौतिक गुणधर्म होता है। रासायनिक यानी केमिकल या फिजिकल नेचर होता है, यानी कोई भी मिनरल्स होगा इसका फिजिकल या केमिकल नेचर होगा, यानी कि यह भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से एक निश्चित आकृति को गेन करता है। उसमें भौतिक या रासायनिक गुण होते हैं, जैसे कि लोहा का रासायनिक गुण होगा कि ऑक्सीडाइज होता है। एल्युमिनियम क्या कहते हैं, क्षारीय नेचर का होता है। इस तरह के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं खनिजों में। तो खनिज पृथ्वी के अंदर या प्रकृति में, पृथ्वी के अंदर या प्रकृति में मौजूद ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हो सकते हैं, जिनमें क्या कहते हैं एक निश्चित परमाणविक संरचना होती है तथा
उनमें एक निश्चित प्राकृतिक भौतिक या रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो जब हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाए तो निश्चित तरह के गुणधर्म वाले खनिज का भंडार बताए। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर लगभग 2000 तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, और यही खनिज आपस में मिल के चट्टान बनाते हैं। यही खनिज आपस में मिल के चट्टान बनाते हैं। दोस्तों जब मैग्मा बाहर निकलता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है विस्फोट अत्यधिक ताप और दाब के साथ, तो इसके साथ मौजूद विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ बाहर निकलते हैं। और जब यह लावा ठंडा हो जाता है, जब यह लावा ठंडा हो जाता है तो यही लावा ठंडा होने के बाद चट्टान का निर्माण करता है, और इस तरह बने चट्टान को हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, क्योंकि आग से बना है। आग मतलब मैग्मा, मैग्मा एक तरह से लावा होता है, लावा हीट के फॉर्म में होता है जो कि जलता हुआ दिखता है, इसीलिए इसको हमने बोला है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का निर्माण पृथ्वी के अंदर मैग्मा के बाहर आने से और उसके ठंडे होने से बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे, आपको खनिज हो गया, आग्नेय चट्टान हो गए। आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों बोर्ड पे हमने दो तरह के क्या कहते हैं एलिमेंट का एक डायग्राम बनाया है, जिसमें हमने एक पे 98%, एक पे 2% लिखा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो मतलब ये है कि दोस्तों पृथ्वी के अंदर हमने बोला कि 2000 तरह के चट्टान पाए जाते हैं। इसमें केवल 8 तरह के 2000 तरह के खनिज, इसमें 8 तरह के खनिज इन पदार्थों से बनते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम, 8 तरह के खनिज जो कि 98% पाया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आप पृथ्वी पर ऊपर जितने भी चट्टान देखते हैं, CaCO3 कार्बनिक चट्टान है, MgCO3, NaCl, CaO, FeCO3, K2CO3, जितने भी हमने कंपाउंड लिखे हैं ये सभी SiO2, Al2O3 बॉक्साइट का फॉर्मूला है। ये जितने भी हमने यौगिक यानी कंपाउंड लिखे हैं ये सभी कंपाउंड 98% कंपाउंड इन्हीं 8 तत्वों से बनते हैं। बाकी 2% ये सल्फर, निकेल, क्रोम, कार्बन, मैग्नीज इस तरह के क्या कहते हैं तत्वों से बनते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो भी चट्टानें बनती है, जो भी परतदार चट्टानें बनती है वो इन 8 तत्वों से बनती है, जो कि 98% है, और जो इससे बनती है वह केवल 2% है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब मैग्मा बाहर निकलती है ना तो वह मैग्मा जो है अपने साथ खनिज बाहर लेके आती है, और इसीलिए आग्नेय चट्टान में खनिजें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है ना उसमें 2 तरह के खनिज पाए जाते हैं। एक होता है फेल्सपार और एक होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, फेल्सपार और एक होता है TRZ, क्वार्ट्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 तरह के खनिज समूह आपको पाए जाते हैं किस तरह के चट्टानों में, जो लावा के द्वारा बनाए गए, मैग्मा के द्वारा बनाए गए चट्टान हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण खनिज समूह हम लिख देते हैं। हम खनिज समूह क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये आग्नेय चट्टान में काम देने वाला है। हम जब आग्नेय चट्टान पढ़ाने वाले हैं तो उसमें आपको कौन से खनिज कहाँ मिलेंगे ये आपको इसी से पता चलेगा। पहला होता है सिलिकेट, सिलिकेट। दूसरा होता है कार्बोनिक, पहला सिलिकेट, दूसरा कार्बनिक। सल्फाइड होता है तीसरा, और चौथा होता है धात्विक ऑक्साइड, यानी धातु के ऑक्साइड। धातु यानी मेटल, मेटल के ऑक्साइड। एग्जाम्पल ले लो, जैसे सिलिकेट में क्या क्या आता है। एक बलुआ पत्थर के बारे में यानी संगमरमर के बारे में आपने जाना होगा। तो जो फेल्सपार, क्वार्ट्ज और अभ्रक यानी माइका,
फेल्सपार, क्वार्ट्ज, अभ्रक, ये सभी आपको सिलिकेट के उदाहरण हैं। संगमरमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaCO3, ये कार्बनिक कंपाउंड है CaCO3 चूना पत्थर का, जिससे संगमरमर बनता है, डोलामाइट बनता है। अब अभी एग्जाम्पल बस हम दे रहे हैं, डोलामाइट। उसके बाद है सल्फाइड, यानी कि सल्फर से बनने वाले। तो सल्फर से बनने वाले PbS यानी गेलेना, गेलेना, पायराइट Fe2S होता है, पायराइट। और धातु के ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, फेरस का ऑक्साइड, ETC मार दो। तो ये सभी दोस्तों खनिज समूह हैं जो लावा के साथ धरती पे आते हैं या धरती के अंदर भी जमा होते हैं और क्या बनाते हैं, चट्टान। जैसे कि अब हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, यह एक धरती का मान के चलिए भीतरी भाग है और इसके कुछ परत हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लावा जमा होगा। हमने यहाँ पे एक लावा का समूह बना दिया है। जो लावा अब बाहर निकलता है अत्यधिक ताप और अत्यधिक प्रेशर के बाद, ये बाहर निकल गया दोस्तों, ये लावा बाहर निकल गया। इसके साथ दोस्तों हमने बोला कि मान लीजिए यहाँ पर सिलिकेट के आपको क्या कहते हैं खनिज होंगे, सिलिकेट के खनिज यहाँ होंगे। ठीक है दोस्तों, सिलिकेट की खनिज के अलावा मान लीजिए सल्फाइड के खनिज होंगे, साथ में सल्फाइड के खनिज होंगे जो लावा के साथ भी बाहर निकलेंगे, जो लावा के साथ बाहर निकलेंगे इस तरह से। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होते 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 यह एक तरह का चट्टान का निर्माण करेगा, जिस चट्टान में हमको ये खनिज समूह यानी सिलिकेट, कार्बनिक, सल्फाइड या धातु के ऑक्साइड मिलेंगे, धातु के ऑक्साइड मिलेंगे। इस तरह के चट्टान को बोलते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान, जो कि लावा के ठंडे होने से बनता है, जो कि लावा के ठंडे होने से बनता है। दोस्तों शैलों के अध्ययन को हम लोग पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, स्टार मार दीजिएगा कि चट्टानों के अध्ययन को हम लोग पेट्रोलॉजी बोलते हैं, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं चट्टान के भाग के बारे में। तो पहला हमने पढ़ाया आग्नेय चट्टान, इसके बारे में क्या लिखना है, मैग्मा के जमाव से आग्नेय चट्टान बनता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान के टाइप्स में जब पढ़ाएंगे तो धरातल के अंदर और धरातल के ऊपर दोनों तरह के आग्नेय चट्टान हम पढ़ाएंगे, जो ज्वालामुखी से बनते हैं, मैग्मा के जमाव से ठंडा होने पर, लिख देना, ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान बनता है। रॉक साइकिल में आपको एक लाइन में सब समझ में आ जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट खनिज तत्व मिलते हैं। जैसे क्या क्या मिलते हो सकते हैं, मैग्नीज, सिलिकॉन, फेरस, एल्युमिनियम, कार्बन, निकेल, ETC मार दो, फेरस, सल्फर, सोना, चांदी, ETC अब कर दो। तो दोस्तों इसमें जो खनिज मिलते हैं ना, वह दो खनिजों मिलते हैं। इस खनिजों से दो तरह के चट्टान बनते हैं। पहला एकल चट्टान यानी सिंगल रॉक, दूसरा होता है बहुल चट्टान। मल्टी रॉक। सिंगल रॉक में दोस्तों इसमें आप लिखिएगा, दिख रहा है ना, बहुल रॉक की तो ढका नहीं गया। दोस्तों एकल चट्टान केवल एक खनिज से मिलके बनता है, केवल एक तरह के खनिज से मिलकर बनता है। एक से अधिक, एक क्या, दो या दो से अधिक कर दो, एक क्यों,
2 या 2 से अधिक खनिज से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल दे दें हम आपको, एकल वाला क्या होता है, बहुल वाला क्या होता है। तो दोस्तों जब एकल वाला आएगा तो इसमें आप दे सकते हैं सोना, चांदी, ग्रेफाइट। एग्जाम्पल जैसे सोना केवल और केवल सोने से मिलके बनता है। आप इसके बाद चांदी दे सकते हैं, ग्रेफाइट दे सकते हैं, तांबा दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देना हो तो फेल्सपार दे सकते हैं, क्वार्ट्ज दे सकते हैं, सिलिकेट समूह दे सकते हैं, कार्बनिक समूह दे सकते हैं, कार्बनिक समूह। तो ये इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो जो खनिज तत्व से जमा होकर बनते हैं उसे आग्नेयस चट्टान, उसमें 2 तरह के खनिज जो केवल एक खनिज से मिलके बना हो उसे हम लोग एकल यानी सिंगल रॉक बोलते हैं। जो एक से अधिक तरह के चट्टान से बना हो उसको हम लोग बहुल चट्टान बोलते हैं, मतलब मल्टी रॉक्स, जिसमें 2 से ज़्यादा खनिज होते हैं, जैसे फेल्सपार, क्वार्ट्ज, सिलिकल के समूह। अब आते हैं आग्नेयस चट्टान के हम लोग अति के बारे में, क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशंस की। आग्नेय चट्टान कितने तरह के होते हैं। हाँ तो दोस्तों अगर हम आग्नेय चट्टान की बात करें तो हम बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा होता है संरचना के आधार पे। तो हम जो पहला पढ़ा रहे हैं वो है उत्पत्ति के आधार पे, लिख लेना। उत्पत्ति मतलब फॉर्मेशन के आधार पे। पृथ्वी पे सबसे पहले अगर कोई चट्टान पाया गया, सबसे पहले तो वह था आग्नेय चट्टान पाया गया। आग्नेय चट्टान पाया गया, इसीलिए आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, यानी प्राथमिक चट्टान। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान। ठीक है दोस्तों, अब हम उत्पत्ति के आधार पे 2 तरह के होते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब धरातल के नीचे, बाह्य का मतलब धरातल के ऊपर एक लाइन में। तो आपको हम दोनों तरह से समझा देंगे। आप यहाँ देखो इस चित्र को। दोस्तों मान लीजिए कि इस किसी सतह से लावा निकला और यह ऊपर की ओर बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर धरातल का पार्ट है, यहाँ से धरातल शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से धरातल शुरू हो रहा है, मतलब इसके लिए लावा के लिए, तो लावा जो है और यहाँ से मुख्य धरातल शुरू होता है, यहाँ से, यहाँ से ऊंचाई है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मान लीजिए लावा धरातल पे आता है, यहाँ से। ठीक है दोस्तों, एक पहाड़ बना दो यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यह मुख्य धरातल है और जहाँ से लावा बाहर की ओर निकलता है। अब होता क्या है दोस्तों कि लावा अब रास्ते में ही कहीं कहीं ठंडा हो गया और ठंडा होके जम गया, रास्ते में ही कहीं ठंडा होके जम गया। ठीक है, तो जहाँ लावा ठंडा होके जम गया उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो लावा क्या होता है कि अपने मार्ग में ही कभी कभी ठंडा होके जम जाता है, इसके साइड से लावा निकलती रहती है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के चट्टान को हम लोग बोलते हैं आंतरिक चट्टान। इसमें लावा कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ सुरंगें होती है इस तरह की, इस सुरंगों में भी लावा घुस जाता है, इन सुरंगों में भी लावा घुस जाता है और यहाँ लहरदार आकृति में आके जम जाता है। तो हमने आपको पिछले क्लास में ज्वालामुखी आकृति पढ़ाई है। तो आकृति में हमने बोला था एक लहरदार चट्टानें होती हैं, एक तस्तरी नुमा चट्टानें होती हैं, एक गुंबद की आकार की चट्टानें होती हैं जो धरातल के अंदर होती है। यही चट्टानें आग्नेय चट्टान है जो धरातल के अंदर पाई जाती है, जिसमें लेकोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ होती है, स्टॉक होता है, डाइक होता है। ये धरातल पे आने से पहले ही ठंडा होकर धरातल के नीचे जम जाती है। इसमें क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टल के आकार का
इसमें क्रिस्टल के आकार के खनिज पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय चट्टानें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले क्लास में जितनी भी ज्वालामुखी आकृति पढ़ाई वो आंतरिक आग्नेय चट्टान है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लेथोलिथ, बैथोलिथ स्टॉक। आप पिछला चैप्टर देख लेना, पिछला वीडियो देख लेना, आपको आंतरिक चट्टानें पता चल जाएगी। अब हम बात करते हैं बाहरी चट्टानें जो ऊपर आके निकल गई और यहाँ आके जम गई। तो दोस्तों इसमें दो तरह के चट्टानें पाई जाती हैं। पहला जिसमें सिलिका की मात्रा होती है, सिलिका मतलब सिलिकॉन। दूसरा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, यानी लगभग 30 से 40% होती है। इसमें 60 से 70% होता है सिलिका। तो जिसमें 60 से 70% सिलिका होता है यह जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि सिलिकॉन का नेचर है कि वह बहुत जल्दी नेचर को एब्जॉर्ब करता है, ठंडा होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है। यह चट्टान जल्दी ठंडा होता है। तो यह लेट से होता है। एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, जैसे ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है जिसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, और इधर जिसमें ज़्यादा मात्रा में सिलिका की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे बेसाल्ट और ग्रेबो। एग्जाम्पल ले लो बेसाल्ट या ग्रेबो, एग्जाम्पल में है ये सभी जिसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। बाकी आपको इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे, आपको इसमें क्या बोलते हैं सल्फाइड पदार्थ पाए जाएंगे, लेकिन सिलिका बहुत कम पाए जाएंगे। जिसमें कार्बनिक बेसाल्ट ग्रेबो में आपको सल्फाइड और कार्बनिक ज़्यादा पाए जाते हैं, सिलिका ग्रेनाइट में ज़्यादा पाया जाता है। हमने आपको सिलिका ग्रेफाइट समूह इसी वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब दोस्तों उत्पत्ति के बाद हम लोग इसके बाद संरचना के आधार पे पढ़ेंगे, रासायनिक संरचना के आधार पे। दोस्तों अगर रासायनिक संरचना के आधार पे पूछा जाए तो इसमें बस वही हमने बोला सिलिका। तो ये दो तरह के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। क्षारीय इन नेचर, अम्लीय इन नेचर। तो जिसमें सिलिका की मात्रा 80% से ज़्यादा होती है वो अम्लीय इन नेचर होता है। ग्रेनाइट एग्जाम्पल ले लो, सिलिका की मात्रा 40% से 55% के बीच में हो, जैसे बेसाल्ट और ग्रेबो, उसे हम लोग क्षारीय बोलते हैं। अगर सिलिका की मात्रा 30% से भी कम हो गई, जैसे पेरिडोटाइट, ये सभी आपको अत्यधिक क्षारीय कहलाते हैं। ये चट्टानें अत्यधिक क्षारीय यानी बेसिक इन नेचर बोला जाता है, और इसी से हम लोग NaCl निकालते हैं, जो काला नमक उमक जो आप देखते हैं, सेंधा नमक, काला नमक, वो इसी तरह के चट्टानों से, क्षारीय चट्टानों से जिसमें सिलिका की मात्रा यानी SI की मात्रा बहुत कम होती है, वह यहाँ इसमें तो ज़्यादा होता है, इसमें बहुत कम होती है, वो क्षारीय इन नेचर होता है। जिसमें ज़्यादा होता है वो अम्लीय इन नेचर होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान की। सेडिमेंट्री रॉक्स, स्पेलिंग सही है, TARY। सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब अवसादी मतलब वैसी चट्टानें जो सेडिमेंट से बनी हो। सेडिमेंट का मतलब दोस्तों अवसाद, अवसाद का मतलब होता है कि जीवाश्मों का सड़ना, गलना, जमा होना। तो सेडिमेंट्री का मतलब अवसाद, अवसाद का मतलब दोस्तों कि आपको चलिए हम बताते हैं क्या होता है। एक साधारण भाषा में आप समझ जाइएगा दोस्तों। हम अगर आपने कभी बचपन में पेंटिंग किया होगा, आप क्या करते हैं, एक लाइन मारते हैं, उस पर ये घास दिखाते हैं, चलो ये घास उग रही है, यहाँ एक लंबा सा वृक्ष उगा देते हैं, चलिए ठीक है, और यहाँ पे आपने दिखा दिया कि एक चारपाई वाला, चौपाई जानवर है। यहाँ आपने एक मनुष्य को दिखा दिया, साथ में एक और लड़की है, यहाँ पर बहुत सारे पंछी दिखा दिए, ठीक है। यहाँ आपने बादलों को दिखा दिया,
क्या जानवर बनाया है मैंने, गजब। मेरे पेंटिंग पे 2 दांत दे देना यार। ये बारिश हो रही है, ठीक है। आपने कभी बचपन में पेंटिंग बनाए होंगे तो अरे मेरे से अच्छा बनाया होगा पता है, लेकिन इस तरह के चित्र बनाए होंगे। दोस्तों, जब पृथ्वी पे जीवाश्मों का उदय हुआ, जब जीवाश्म पृथ्वी पे आ गए, जीवाश्म मतलब जीव के अंश, जीव यानी बायो, ठीक है, पार्टिकल्स बोलते हैं, बायो पार्टिकल्स यानी जीव के कण, जीव के अंश, बायो पार्टिकल्स। तो दोस्तों होता क्या था कि समय के साथ सड़ने गलने के वजह से, जैसे कोई जीव मर गए, कोई पौधा क्या हुआ एकदम टूट, इसको काट लिया गया, कोई टूट गए, कोई गिर गए और फिर धरती में समाहित होते गए, यहाँ पे भूकंप आया और ये सभी पौधे क्या हुए, अब ये सभी पौधे धरातल के अंदर जाके समा गए और परत दर परत जमा होते गए, मिक्स होते गए, ठीक है। यही प्रक्रिया हुआ क्या कि फिर दोस्तों बहुत सारी नदियों में क्या हुआ कि बहुत सारे यही चट्टानों या मिट्टी के समूह, जीवाश्मों के समूह आके जमा हुए और समंदर में जमा होते गए। फिर इन पे प्रेशर बढ़ा, ताप दाब बढ़ने के कारण ये परत दर पर एक लेयर में आ गए और ये लेयर मिल के बनता है दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स, चाहे वो समंदर के अंदर बने चाहे वो पृथ्वी के अंदर बने। लेकिन अवसादी चट्टानें अधिकतर आपको समंदर के अंदर मिलती है दोस्तों, क्योंकि अवसादों का बहाव और अवसादों का जमाव दोनों आपको क्या कहते हैं, जलीय स्रोत में ज़्यादा देखने को मिलता है। चूँकि दोस्तों ये चट्टानें, मान लो कि एक वृक्ष टूटा, यहाँ गिर गया, फिर एक और वृक्ष टूटा, यहाँ गिर गया, एक और वृक्ष टूटा, यहाँ गिर गया और धरती में आके समा गया, इस तरह से ढक लिया गया, या धरती का सरफेस मान लो। तो दोस्तों इस तरह से जमा होने के कारण यह एक 3 लेयर का चट्टान एक लेयर में आके मिक्स हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेयर रॉक्स, परतदार चट्टान। ये परतदार चट्टानें होती हैं जिनमें दोस्तों क्या होता है कि अगर यही अवसाद के कोई एक चट्टान के टुकड़े आए, कोई और एक चट्टान का टुकड़ा आया और इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए और हमने बनाया एक रॉक, एक चट्टान का समूह। क्योंकि यह एक के ऊपर एक चढ़े हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हैं, इसीलिए इसके बोला जाता है परतदार चट्टानें। तो यह अवसादों के जमा होने से, बायो पार्टिकल्स के जमा होने से, जीवाश्मों के जमा होने से बनता है। अवसाद में कुछ भी हो सकता है, जीवाश्म हो सकते हैं, सॉइल पार्टिकल्स हो सकता है, धरातल के ऊपरी कणीय परत, हिमकण हो सकते हैं, पैर पौधा जीव जंतु हो सकता है। तो अवसादी चट्टानों में दोस्तों अधिकतर आपको जीवाश्म खनिज देखने को मिलेंगे। जीवाश्म खनिज मतलब जीवाश्मों के अंश। ये जीवाश्म खनिज जहाँ पर दोस्तों इन चट्टानों में आपको पेट्रोलियम, कोयला बहुत मात्रा में मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधों के सड़ने गलने से आपको कोयला बनता है और जीवों के सड़ने गलने से पेट्रोलियम बनता है। आपको ये हम बता चुके हैं, आपको हमने। तो हम लोग कहते हैं जीवाश्म खनिज, जीवाश्म ईंधन, इंग्लिश वालों इसको बोलते हैं FOSSILS। बायो पार्टिकल्स यानी जीवाश्म, और जीवाश्म खनिज को बोलते हैं फॉसाइल मिनरल्स या फॉसाइल्स फ्यूल, ईंधन, जिसका प्रयोग आज बहुतार्थ मात्रा में हम लोग करते हैं दोस्तों। तो आग्नेय चट्टान में जहाँ पर धरातलीय खनिज मिलते हैं, आग्नेय चट्टान में जहाँ धरातल के नीचे के खनिज जो बाहर उग के आते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, धरातलीय खनिज मिलते हैं। अवसादी चट्टान में जीवाश्म खनिज मिलते हैं। क्वेश्चन बन गया कि आपको लोहा, ग्रेनाइट, एल्युमिनियम जैसे खनिज अयस्क किस चट्टानों में मिलेंगे? तो आपने बोला ये तो धरातल के नीचे थे, आग्नेय चट्टान में मिलेंगे। यही कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं दोस्तों। इतना डीप में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपने टिक लगाया तो उसका मतलब 4 नंबर होना चाहिए, ना कि -1। याद रखना दोस्तों कि जीवाश्म अवसाद होता है और अवसाद से अवसादी बनता है। इसीलिए अवसाद और जीवाश्म कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्मों से बनता है, जीव के अंश से बनता है, पेड़ पौधा, मनुष्य, ये सब जीव हैं। मनुष्यों के, जीव जंतुओं के सड़ने गलने से पेट्रोलियम बनता है और पेड़ पौधों के सड़ने गलने से कोयला बनता है। और यही कालांतर में यानी कि समय के साथ, टाइम के साथ साथ हमने बोला कि भूकंप आया, कुछ आया, ये पेड़ पौधे जो है
टूट के यहाँ गिरे, ये पेड़ पौधे टूट के यहाँ गिरे, कुछ यहाँ गिरे, कुछ यहाँ गिरे, यहाँ एक आदमी आके दफन हो गया, यहाँ पे भूकंप आया और यहाँ पे कोई 4 पैर वाला आदमी आके गाय जमा हो गई, बैल बकरी भैंस जो भी गया, और फिर समय के साथ ये धरातल के नीचे दब गए और फिर एक नया स्वरूप बना और यहाँ पे नए पौधे उगे। जब हम इन चट्टानों को खोद के निकालते हैं तो हमको यहाँ से यही जीवाश्म जो दब गए थे, कोयला बने, पेट्रोलियम बने, यहाँ से यही पेट्रोलियम निकलता है। असम का डिगबोई याद है किसी को? जीवाश्म ईंधन का स्रोत है जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, डिगबोई से। ये इसी तरह के चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। इस तरह के चट्टानों को परतदार चट्टान क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवाश्म परत दर परत एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। अगर दोस्तों भारत में जीवाश्म चट्टानें कहाँ मिलती है, ये जीवाश्म कहते हैं, अवसादी बात वही है। तो दोस्तों कोयला कहाँ कहाँ से निकलता है आपको याद है क्या? कोयला भारत में झारखंड से निकलता है, उड़ीसा से निकलता है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र से और थोड़ा बहुत कर्नाटका से निकलता है। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सभी कोयला के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि यहाँ के खदानों से बहुत मात्रा में ये चट्टानों से ये कोयला निकलता है। आसाम से दोस्तों हमने बोला पेट्रोलियम निकलता है इन चट्टानों से, आसाम से। जरा बता सकते हैं कि ये सभी चट्टानें से जो खनिज निकलता है, ये सभी चट्टानें से जो खनिज निकलता है कौन सी चट्टानें होंगी? तो ये अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। चूँकि यहाँ जीव जंतु यानी कि अगर हम बोले कि जो मनुष्य हो गया, मान लो कोई जानवर हो गया, इन सबों ने ज़्यादा मात्रा में दबा होगा तो यहाँ से पेट्रोल निकलेगा। अगर यहाँ पेड़ पौधा दबा होगा, लकड़ी के लट्ठे लेयर बाय लेयर दबे होंगे, तो यही यहाँ से कोयला निकलेगा। तो चूंकि हमने बोला कि टाइम लगता है, मान लो 20 से 50 करोड़ साल लगता है इसके निर्माण होने में, तो होता क्या है कि हमने बोला कि जब निर्माण होने में टाइम लगता है तो मतलब पुराना क्षेत्र रहा होगा। यानी याद करो दोस्तों कि हमने जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाई थी तो हमने बोला था कि ये ओरेशियन प्लेट है और गोंडवाना लैंड के भारत के जो दक्षिणी भाग हैं ये टकराए और यहाँ से हिमालय उठ गया, इस तरह से हुआ ना। तो यहाँ से आपको भारत का नक्शा दिखता है इस तरह से। तो जाने की मतलब दोस्तों भारत का जो मूल रहा होगा, जो 20-30 करोड़ साल पहले मूल भाग रहा होगा, यहाँ पे कोयला और जीवाश्म मिला होगा। तो मूल भाग में कौन कौन सी नदियाँ हैं? गोदावरी, महानदी, उड़ीसा में महानदी, दामोदर झारखंड में। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इन नदियों क्षेत्रों के आसपास बने जगहों पे कौन सी नदी? दामोदर। कौन सी नदी? गोदावरी। कौन सी नदी? महानदी। इन नदियों के क्षेत्रों से बहुत मात्रा में क्या निकलता होगा? कोयला, पेट्रोलियम। यार यही नदियां जो हैं भारत में अवसादी चट्टानों के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, समझ में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि अवसादी चट्टानें बहुत प्राचीन, यानी परत दर परत बनने में टाइम लगा होगा। तो जो प्राचीन नदी स्रोत है, हमने नदी स्रोत क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि मान लो कि हमने बोला कि हमने बोला दोस्तों कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ ताप दाब के कारण ये टुकड़ा टूट के यहाँ गिरा और यहाँ से एक नदी बहती है दोस्तों। वह एक नदी ने इन टुकड़े को ले दे के और टुकड़ों में तोड़ा। ये छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से बहते 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 चले गए और इस पे आसपास फैलते चले गए। कहाँ पर? इन नदियों के द्वारा आसपास ये टुकड़े क्या हुए? फैलते चले गए और दमते चले गए, जमते चले गए आसपास ये टुकड़े। यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे, बाढ़ आया और इन पेड़ पौधों को फिर नदियों ने बहा के यहाँ पे जमा कर दिया। यहाँ पे कोई जीव मर गया बाढ़ में, पानी में, इसको भी जाके यहाँ जमा कर दिया, इसको भी जाके यहाँ जमा कर दिया। और यही नदी बेसिन के क्षेत्र जो हैं धीरे धीरे ये परत जमते गया, इसमें कॉम्पैक्टिंग हुआ, जमाव जिसको बोलते हैं, और सीमेंटिंग हुआ। सीमेंटिंग का मतलब जानते हैं ना, परत दर परत। जैसे सीमेंट लगा के क्या करते हैं, अपने ईंटा को जोड़ते हैं, तो ईंटा के बीच में सीमेंटिंग लगाते हैं। सीमेंट क्या करता है?
एक लेयर को दूसरे लेयर से जोड़ता है। सीमेंटिंग का मतलब लेयर को लेयर से जोड़ना। आपने कभी ईटा से ईटा को जोड़ने के लिए देखे हो सीमेंट का प्रयोग करते हैं, यही सीमेंटिंग परतदार चट्टानों का एक भाग होता है। और इसी चट्टानों से हम लोग दोस्तों लगभग सीमेंट भी बनाते हैं, पेट्रोल कैल्शियम के अलावा। तो एग्जाम्पल्स तो दोस्तों बस चट्टान पढ़ लो, चट्टान समझ लो, उसी में सारा एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमने अवसादी चट्टानों के निर्माण के हिसाब से बात करें तो यह 3 तरह के होते हैं निर्माण के आधार पे। कौन चट्टानें? अवसादी चट्टानें कितने तरह की? 3 तरह की। पहला यांत्रिक रूप से निर्मित, दूसरा है कार्बनिक रूप से, और तीसरा है रासायनिक रूप से। कार्बनिक रूप से निर्मित और तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित। दोस्तों बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं, आप लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर पसंद आ रहा हो तो चट्टान के ऐसा क्लास आपको कोई नहीं लिया होगा, विश्वास कीजिए। एकदम डीप से निचोड़ आपको बता रहे हैं, केवल एक किताब नहीं, हमने आपको लगभग महेश कुमार बर्नवाल, माजिद हुसैन, दृष्टि, लुसेंट, क्राउन सबके किताब को पढ़ के एक निचोड़ नोट बनाया है जो आपके सामने है और आपको एग्ज़ाम में एकदम हेल्प करने वाला है ये सभी चीज़ें। तो आपको यांत्रिक रूप से निर्मित अगर अवसादी चट्टान की बात पूछें तो यांत्रिक रूप से निर्मित यानी दोस्तों मैकेनिकली, जैसे कि बालू पत्थर हवा ने उड़ाया और जमा हो गया। यहाँ पे तीव्र हवा बह रही थी, इसने इस कणों को उड़ा के किसी एक जगह जहाँ हवा कम है वहाँ जाके जमा कर दिया, तो एक मैकेनिकल प्रभाव हुआ। जैसे कि बलुआ पत्थर, इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो जो कि यांत्रिक रूप से निर्मित हुआ हो, मैकेनिकली निर्मित हुआ हो, जैसे कि सेल, जैसे कि बलुआ पत्थर, और कार्बनिक रूप से निर्मित हुआ हो। कार्बनिक रूप से निर्मित होने का मतलब है दोस्तों कि जहाँ पे कार्बन के सेल, कार्बनिक चट्टान आके जमा हुए हो, जैसे खड़िया का मतलब चूना ही होता है, चूना पत्थर भी लिख सकते हो। और रासायनिक रूप से निर्मित का मतलब होता है दोस्तों जो अम्लीय या क्षारीय हो, जैसे कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं, जो जीव होते हैं इसमें अम्लीय या क्षारीय गुण होता है। जब ये जमा होते हैं तो अम्लीय ज़्यादा जमा होता है, तो अम्लीय क्षारीय ज़्यादा होता है, तो क्षारीय अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है पता है ना? साल्ट बनता है। इसीलिए इसमें नमक सेल बनते हैं, याद रखिएगा, अवसादी चट्टान से नमक सेल बनते हैं। अब सादी चट्टानों के बाद दोस्तों अब हम लोग आते हैं, लास्ट है चट्टान, कायांतरित चट्टान। अगले क्लास में हम लोग चट्टान के बारे में हम रॉक साइकिल पढ़ाएंगे, किससे कैसे कौन चट्टान बनता है। चुटकियों में रॉक साइकिल देख लोगे, समझ में आ जाएगा। अब लास्ट है दोस्तों रूपांतरित, कायांतरित, मेटामॉर्फिक। रूपांतरित मतलब रूप में अंतर हो गया, कायांतरित मतलब काया बदल गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीसरा तरह का चट्टान है, रूपांतरित, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या होता है, कैसे निर्मित होता है ये चट्टान? तो नाम में आंसर छिपा है दोस्तों कि आपने कहा कि जब मेग्मा से निकले चट्टान जब ठंडे हो गए, ये मेग्मा जब ठंडा हो गया तो आग्नेय चट्टान बना, और जब कहीं अवसाद जमा हो गया तो बन गया अवसादी चट्टान। क्या बन गया? ये अवसादी चट्टान। दोस्तों कालांतरण में टाइम के साथ साथ इसमें आपको ताप, दाब और भी बहुत कुछ जो कि फिजिकली या नेचर के द्वारा प्रक्रिया होता है, इसका कुछ परत हटने लगता है। यही परत दोस्तों हट जाता है जब, और एक नया परत ऊपर दिखता है जिसमें आपको ये घर्षण टाइप का रफरी सरफेस दिखता है, रवा के आकार का। इसके हम लोग बोलते हैं, यहाँ भी यही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। यानी कि रूप में अंतर होना, बस ये चट्टानें रूप में अंतर कहने का मतलब कि ये चट्टानें पहले दोस्तों ऐसी दिखा करती थी,
एकदम स्क्वायर, लेकिन आया हवा ने इसको काट दिया, अत्यधिक हीट मिला तो यह इरोजन होने लगा, अत्यधिक प्रेशर पड़ा, बच्चा के यहाँ पे कमज़ोर हो गया और किसी हवा के स्रोत, किसी जल स्रोत ने इसको काट के लेके चला गया। अब चट्टानें इस तरह की हो गई और यहाँ पे एकदम रुखरी सरफेस बन गया, एक रवा के आकार का लेयर बन गया। और ये चट्टानें जब ऊपर की परत डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये परत हट गया और ये सिर्फ ये परत बचा। कौन सा परत दोस्तों? यह परत, इसकी एक नई आकृति, नई संरचना, नए गुण होते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें और कुछ नहीं, आग्नेय और अवसादी चट्टान का एक रूपांतरित रूप होता है, मेटामॉर्फिक होता है, जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के क्षरण, अपक्षरण, अपक्षय, मतलब क्या क्या बोलते, इरोजन, सीमेंटिंग के परत को तोड़ देना। जैसे दोस्तों आपने बहुत सारे चट्टानों में देखा होगा एक इस तरह का एक लेयर पे लेयर बना रहता है दोस्तों इस तरह का, लेकिन ये यहाँ पर से दोस्तों यहाँ पर एक लाइनिंग रुखरा रहेगा, लेकिन फिर एक परत चढ़ा रहेगा, यहाँ भी रुखरा, यहाँ भी रुखरा। ये सभी दोस्तों परत अब क्षय हो गए हैं और ये एक नई आकृति में आ गया है। इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। तो चलिए अब हम आपको कुछ रूपांतरित चट्टान पढ़ाएंगे जो कि आग्नेय और अवसादी चट्टान के रूपांतरण के बाद बने हैं। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा है। चलिए दोस्तों, हमने कुछ चट्टानें लिखी हैं। ये है आग्नेय चट्टान है, जो मूल रूप से आग्नेय चट्टानें हैं जो लावा के ठंडे होने से बनी है। और यह रूपांतरित चट्टानें हैं समय के साथ, जब इन चट्टानों के ऊपरी परत या फिर इन चट्टानों में एक लेयर बन गया, ऊपरी परत हट गया, एक नया टाइप का चट्टान बन गया, एक नया डिजाइन का, जिसका गुण धर्म कुछ अलग हो गया। क्योंकि अगर मान लो कि हमने बोला कि ये सिलिका अगर 80% हो तो अम्लीय होता है, क्या हुआ कि इसमें सिलिका ही हटा दो, इसके ऊपरी परत पे सिलिका था, हट गया, अब सिलिका बच गया 30%, तो दोस्तों ये अम्लीय से अब क्षारीय हो जाएगा। हमने इससे पहले पढ़ा दिया है। तो यही गुण धर्म रूपांतरित चट्टानों को अलग करती है। तो आपको ये याद रखना है कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट होता है, जिसका रूपांतरित रूप नीस, साइनाइट, नीस, सर्पेंटाइन और सिस्ट होता है। यह अवसादी चट्टान है दोस्तों, यह अवसादी चट्टान है, जिसका रूपांतरित रूप यानी इसके रूपांतरित रूप में क्या होता है। तो पहला है दोस्तों सेल। सेल बनता है स्लेट में, चूना पत्थर बनता है संगमरमर में, चूना पत्थर बनता है दोस्तों संगमरमर में, और बलवा पत्थर बनता है क्वार्टाजाइट में, SiO2 बलवा पत्थर बनता है क्वार्टाजाइट में। चौक या डोलोमाइट, चौक मतलब चूना होता है, डोलोमाइट CaCO3 या MgCO3 होता है। तो चौक या डोलोमाइट बनता है, शायद ये चूना पत्थर का ही एक रूप होता है चौक। ये भी बनता है संगमरमर में। और फिर लिग्नाइट कोयला बनता है इससे ऊपर, एंथ्रासाइट कोयला। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हो, एक बिटुमिनस कोयला भी आग्नेय चट्टान का रूप है, बिटुमिनस कोयला, जिसका रूपांतरित रूप है। आपने कोयला के बारे में पूछा तो हमने बोला कि यह अवसादी चट्टान होते हैं। बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट इसका रूपांतरित रूप है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कोयला जब आपको पढ़ाएंगे, पहले इसको उतार लो, फिर हम बताते हैं बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट कोयला। हाँ, आप इसका उतार लीजिएगा दोस्तों, हम इसको मिटा रहे हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। होता क्या है दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर जब ये कोयले के परत, मान लो कि ये धरातल का सतह है और यहाँ पर एक लकड़ी का लट्ठा जमा हो गया, तो दोस्तों बहुत अधिक और ताप दाब जहाँ मिलता है ना, जैसे कि धरातल के सबसे नीचे उसको बहुत अधिक ताप दाब मिलने के कारण इसकी संरचना कुछ ऐसी हो जाती है कि यह कोयला आपको बहुत ज़्यादा ज्वलनशील हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्वलनशील, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। इसके बाद कोयला का एक लेयर और ऊपर थोड़ा कम ज्वलनशील होता है, उसको बोलते हैं लिग्नाइट।
और इन चट्टानों के ऊपर और कम उसको बोलते हैं बिटुमिनस। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, चूंकि अत्यधिक ताप और दाब के कारण हम लोगों ने क्या कहा कि जब बिटुमिनस कोयला का जब ऊपर का परत अपक्षय होके ये इस तरह से नीचे चला जाता है, इस तरह से ऊपरी परत हट जाता है, समझे दोस्तों, तो यह आग्नेय चट्टान में मिल जाता है, यानी लावा में आके मिल जाता है। यह कम जलनशील होता है। बिटुमिनस कोयला एकदम घटिया क्वालिटी का कोयला होता है जिसमें कार्बन बहुत कम मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि यह परत जो है ना लावा में जाके मिक्स हो जाता है, इसमें ताप दाब बहुत कम होता है, ज्वलनशील नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों बिटुमिनस कोयला और ग्रेफाइट तो आप जानते हैं कोयला का एक अपरूप होता है, अपरूप यानी कि आइसोमर्स। तो बिटुमिनस कोयला चूंकि बहुत नीचे और लावा के समरूप हो जाता है, इसीलिए यह आग्नेय चट्टान का एक रूप होता है, जबकि लिग्नाइट और एंथ्रासाइट तो सबसे मस्त कोयला एंथ्रासाइट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस। केमिस्ट्री में सब पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, हम केमिस्ट्री भी पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाएंगे तो आपको केमिस्ट्री और मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं, केमिस्ट्री से पढ़ा जाएगा तो हम उसको क्यों छोड़ेंगे। तो दोस्तों यह चट्टान अब लगभग समाप्त तो हो गया नहीं, एक रूपांतरित चट्टान बच गए ना, रूपांतरित का भी रूपांतरित होता है। जैसे दोस्तों हमने बोला कि सेल से बन गया स्लेट, स्लेट से बनता है दोस्तों फाइलाइट। सेल किस प्रकार का चट्टान है, तो हमने बोला सर सेल अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान की ऊपरी परत को हमने हटा दिया इस तरह से, अब क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया रूपांतरित रूप इस तरह से, और यह स्लेट बना इस तरह से, इसमें परत दर परत रहा, इसको बोले रूपांतरित चट्टान। इसमें तो कुछ और समय के बाद ये परत भी हट गया, अब इसका नया ऐसा डिजाइन आ गया, ऐसा डिजाइन आ गया, ले और चेंज कर दो, पहला ऐसा था अब ऐसा हो गया और स्लेट में चेंज हो गया, और यह दोस्त बन गया फाइलाइट। तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान का रूपांतरित रूप स्लेट होता है और स्लेट का फाइलाइट होता है। इसी तरह दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे ग्रेबो का सर्पेंटाइन, ये रूपांतरित चट्टानों से भी, मतलब दोस्तों रूपांतरित चट्टानों का भी क्षय होने के बाद एक नया तरह का चट्टान बनता है। ये रूपांतरित का रूपांतरित रूप होता है, लिख सकते हो मेटामॉर्फिक का मेटामॉर्फिक रूप, रूपांतरित का रूपांतरित रूप। बस इतना आपको पढ़ना है दोस्तों। अगले क्लास में हम आपको क्या कहते हैं रॉक साइकिल पढ़ाएंगे कि किन चट्टानों से क्या बना, कैसे बना, ये सभी आपको जितने भी 1 घंटा का क्लास है वो 5 मिनट में आपको हम बताएंगे। रॉक साइकिल में 5 मिनट में आप पूरा चट्टान खा जाओगे, मेरा विश्वास करो, अगले क्लास का वेट करो। धन्यवाद।